सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सारे। आज हम वापस रिवाइज करने वाले हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं हर एक चीज़ बता दूंगा और इसके बाद तुम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। देखो कुछ नहीं होता, अगर आप केमिकल एनर्जी से अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पा रहे हो तो हम उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब ये गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल इसका एक एग्जाम्पल है। एंड अगर वो जो सेल है वो Zn और Cu से बना हुआ होता है तब हम उसको बोल देते हैं डायनियल सेल। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? बढ़िया, ठीक है। अब देखो यार, डायनियल सेल बनता कैसे, बहुत आसान है। देखो तुम्हारे पास फिर दो बीकर है, मैंने कहा हाँ जी है। एक के अंदर तुम भर दो ZnSO4 का सोल्यूशन और दूसरे के अंदर तुम भर दो CuSO4 का सोल्यूशन। ठीक, बढ़िया। अब तुम यहाँ पे डालो एक Zn की रॉड और इसमें डालो तुम एक Cu की रॉड। ठीक है जी, बढ़िया चल रहा है। अब तुम इसको कनेक्ट कर दो एक वोल्टमीटर से। ठीक है, अब इससे क्या होगा समझना जरा कि ये जो Zn है ना, यहाँ से छोटे छोटे इसके Zn2+ आयंस टूट टूट के इसके अंदर आते रहेंगे, राइट। और यहाँ से जो ये Cu है इसके अंदर चढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो CuSO4 है इसको ये टूटेगा और टूट के Cu2+ बनाएगा और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पे Cu बना देगा। अब मैं समझाऊंगा क्या होता है, बस सुनते रहो। ठीक है, अब जो भी ये हो रहा है इससे बेसिकली होगा क्या बताता हूँ कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है समझना, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैवल करेंगे मतलब बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे ऐसे, तो हमारी जो करंट है वो हमारा कुछ इस तरह से घूमेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और करंट इधर जाएगा। ठीक है, अब समझना कि हम इसमें लगाते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। मैं सॉल्ट ब्रिज का तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने सब लिख के लाया कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, समझते जाओ। ठीक है, एंड तक देखते हैं वीडियो को। चलो अब देखो क्या होता है, हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है क्या कि LON का मतलब क्या होता है भैया, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। मतलब क्या कि लेफ्ट वाले चैम्बर के अंदर तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, तुम्हारा एनोड बोलेंगे हम उसको और हम बोलेंगे उसको नेगेटिवली चार्ज्ड है। बढ़िया, अच्छा जी। अब मैं आपको इस साइड की रिएक्शन बताता हूँ। देखो क्या होता है कि यहाँ से Zn है, ये Zn की रॉड है, मैंने कहा है Zn की रॉड पर Zn2+ निकलता है और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना मेरे भाई, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये देखो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, वही दो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है बचे हुए हैं वो इधर आके इस Cu2+ के साथ मिलकर ये Cu बना देते हैं और ये Cu कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इस वाली रॉड पर। ठीक है, सिंपल। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे Zn2+ की संख्या बढ़ने लगती है और यहाँ पे SO4 की संख्या भी बढ़ने लगती है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? तुम्हें ये सारी चीज़ें याद रखनी है एज इट इज। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, और जैसे यहाँ पे LON में ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव होता है, ऐसे ही राइट में क्या हो जाएगा भाई, राइट में हो जाएगा रिडक्शन और इसको बोल देंगे हम कैथोड और इसको हम बोल देंगे पॉजिटिवली चार्ज। सिंपल। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज हम क्यों लगाते हैं, समझना। देखो पहले समझो कि बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, उसमें होता है हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं और साथ में अगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या समझना कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपको होता है KNO3 और NH4NO3 है ना। और इवन मैं आपको बताऊँ कि अपना इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है KCl, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, अब समझना क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे KCl यहाँ पे Zn2+ बहुत बन रहा है। कहाँ लिखा भैया हमने ऐसा, ये देखो Zn2+ कहाँ बन रहा है और यहाँ बनता है SO4 2-। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा Zn2+ और यहाँ मैंने लिखा है SO4 2-। ठीक है, अब जरा समझना कि अगर मैंने K+NO3- यहाँ पे डाल दिया है ना, तो क्या होगा कि जब यहाँ पे Zn2+ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो ये NO3- इसको इधर जाएगा और इसको जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली ध्यान समझना, सिमिलरली SO4 2- में जब यहाँ बढ़ेगा तो उसके चक्कर में ये जो वाली जो साइड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग, K+ जब यहाँ जाएगा तब हम इसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज हम क्यों यूज़ करते हैं मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझना कि बेसिकली हम वाई डू वी यूज सॉल्ट ब्रिज, हम ऐसा क्यों करते हैं समझना, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, और टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। मतलब जैसे कि क्या जरा समझना, सोचो एक बार, क्योंकि अगर ये सॉल्ट ब्रिज हो ही ना है ना, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। हमारा जो सेल है वो कंप्लीट, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा है ना, बिकॉज करंट को जाने के लिए एक पाथ चाहिए, एक लूप चाहिए, राइट। तो वो लूप क्या है, ऐसे। बात समझ में आ रही है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ से भाई वापस आ जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा पूरा मामला। क्लियर है? बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं टू रिड्यूस जंक्शन पोटेंशियल, मतलब क्या है कि अगर समझना कि मैंने अगर यहाँ पे K+ और NO3- दिया ही नहीं, मैंने केवल ये एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, तो क्या होगा समझना कि Zn2+ जो है वो यहाँ पर, कहाँ पर भैया, यहाँ पर डिपॉजिट होगा और SO4 2- यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि क्या होगा कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी भैया हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो गया भाई गलती से,
तो क्या होगा कि यहाँ पर एक पोटेंशियल अंदर ही अंदर एक पोटेंशियल बन जाएगा भाई। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, भाई यहाँ पर एक क्या कहते हैं तुम्हारा करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। तो भाई करंट के अंदर जब तुम्हारा करंट फ्लो हो जाएगा तो कहानी सारी खराब हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि टू रिड्यूस जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? तेज तो नहीं हो रहा यार? चलो, रिविजन वीडियोस में ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। क्या है कि आप KNO3 NH4NO3 इन इलेक्ट्रोलाइट को के साथ आप किसी भी मतलब किसी भी मेटल के साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ आप यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे Zn और Cu का इलेक्ट्रोड यूज़ करा, राइट। तो यहाँ पर जो मैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं KNO3 NH4NO3 दोनों में से कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मैंने Ag, Tl, Pb और Hg अगर इन चारों में से किसी भी चीज़ का अगर इलेक्ट्रोड यूज़ कर लिया, देन मैं KCl को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं कर सकता। वही मैंने चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम यहाँ से पढ़ लेना, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसको रखने की ट्रिक क्या है भाई? आज थाईलैंड में प्यार हो गया। क्या भैया? आज थाईलैंड में प्यार हो गया, सिंपल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब देखो यार कि मोबिलिटी ऑफ एनायन इक्वल्स टू मोबिलिटी ऑफ कैटायन। अगर आप चाहते हो कि आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, मतलब जैसे कि क्या एग्जांपल है कि भाई सोचो कि यहाँ पर प्लस ज़्यादा बन गया, यहाँ पे माइनस ज़्यादा बन गया, ठीक है। अब NO3 के जाने की यहाँ तक की स्पीड और K प्लस के यहाँ तक जाने की स्पीड बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हो, वरना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टूट जाएगी, राइट। तो भाई वो जो स्पीड है हम उसको बोलते हैं भाई मोबिलिटी ऑफ एनायन एंड कैटायन। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ के होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई बेसिक क्वेश्चन। देखो यार ये कुछ बेसिक थिंग है जो तुम्हारे क्वेश्चन करने में काम आएंगे, जरा समझना। देखो E0 ऑफ सेल इक्वल्स टू रिडक्शन, देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, सिंपल। ER क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। बढ़िया, चलो। ई सेल का सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? Zn से Zn2 प्लस गया और यहाँ पे ये है 2 डंडे, ठीक है। ये बताता है कि सेल का दूसरा भाग है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि सॉल्ट ब्रिज बताता है, ठीक है। और Cu2 प्लस से Cu गया, ठीक है। अब एक बात समझना कि यहाँ से मतलब क्या, अब सेल रिप्रेजेंटेशन से जब सवाल आएगा सेल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें ऐसा दिया हुआ होगा तो क्या तुम उससे रिएक्शन लिख सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बताता हूँ। Zn से Cu करना है तुम्हें, मतलब बेसिकली क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले वाले को यहाँ से पकड़ो और दोनों को ऐड कर दो, बढ़िया है। फिर एक एरो लगाओ, फिर इसको और इस वाले को पकड़ लो, यहाँ पे लिख दो। उसके बाद तुम भाई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दो यार, कहानी सिंपल हो गई। मतलब तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो सिंपली। क्लियर है? मैंने कहा हाँ जी भैया क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब अगला है कि डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NF E0 ऑफ सेल, इसको तुम्हें याद रखना है। और यहाँ पे क्या है? डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस RT LN के इक्विवेलेंट। अब मैं समझाता हूँ क्या क्या समझना। यहाँ पे N क्या है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो भाई यहाँ पे है 2 प्लस, है ना। तो भाई अगर यहाँ पे चार्ज 2 प्लस है तो हमारा यहाँ पे जो N है अपना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे F है हमारा 96500 कूलम, ठीक है। और R है हमारा 2 कैलोरी, अगर कैलोरी में है तो 2 है, और अगर तुम्हारा जूल में है तो भाई 25/3 है। सिंपल, तुम्हें सारी की सारी चीज़ों को याद रखना है, बढ़िया। अच्छा, तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। माइनस RT LN ऑफ के इक्विवेलेंट, ठीक। चलो आगे हम बात करते हैं नर्स इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे काफ़ी सवाल आते हैं ना, समझना। ये केमिकल रिएक्शन है XA + 5B विल गिव यू ZC + WD। अब जरा समझना क्या कि ये एक्वस है, ये गैस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्वस गैस, एक्वस सॉलिड क्यों है, बिकॉज तुम जनरली केमिकल रिएक्शन में ये सब चीज़ें छोड़ देते हो, है ना। ध्यान समझो, सब समझा दूंगा, ठीक है, समझना। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? E ऑफ सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.06/n लॉग, ध्यान समझना, लॉग ऑफ, पहले पकड़ लो प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में कभी भी जो सॉलिड वाला है हम उसको लॉग के अंदर नहीं लिखेंगे, समझाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से सॉलिड कौन सा है? ये वाला सॉलिड है, इसको मत लिखो। जो बचा यानी कि एक्वस वाला उसको है भाई यहाँ पे लिख दो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, जैसे कि समझ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C ये है, तो ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पे ये Z है ना, तो भाई Z आ गया ऊपर। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छा जी, और फिर हम पहुँचे भाई डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? ये वाला, है ना। अब देखो ये एक्वस है तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और आगे लगा हुआ है कोएफिशिएंट हम आ जाएंगे प्रोडक्ट के, पावर के, मतलब पावर में, ठीक है। चलो हाँ, अब अगर मैं बात करूं कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट है अगर वो अपना गैसियस है ना, तो गैसियस का भाई प्रेशर होता है ना, राइट। तो प्रेशर होता है, ठीक है।
तो भाई गैसेस का प्रेशर होता है। सो बेसिकली आप प्रेशर ऑफ बी और आगे जो भी उसका कोएफिशिएंट है आप उसको लगा दोगे पावर के अंदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपल। चलो अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या, अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसका ई सेल जो होगा वो 0 हो जाएगा, और अगर ये चीज़ 0 हुई तो भाई तुम्हारा ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा 10, है ना। अब देखो लॉग के अंदर के इक्विवेलेंट आएगा जो तुम इस रिएक्शन से निकाल सकते हो। यहाँ पे लॉग के अंदर के इक्विवेलेंट नहीं था, ये चीज़ थी, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे। चलो आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो यार इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना। पहले हम बेसिकली बताते हैं कि है क्या। यहाँ से यहाँ आप जाओगे और यहाँ से आप जाओगे, देखो समझना बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। देखो जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे, है ना, टॉप से बॉटम जाओगे तो डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा यार, रिएक्टिविटी। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब मैं आगे लिख के लेके आऊँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले अब तुम इसको याद रखो, है ना, कि इन चीज़ों को याद कैसे रखना है, ठीक है। तो मेरे पास एक कहानी है, कहानी क्या समझना कि ये एक बंदा है, एक बच्चा है, और इसके साथ में एक सरदार जी हैं, है ना। ये एक बच्चा है, इनके साथ में एक सरदार जी है, ठीक है। अब ये लोग क्या करा, ये दोनों गए एक गाँव में, थोड़ा सा समझ लेना, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद नहीं होती है, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो ये दोनों गए एक जेन कार में बैठे। कौन सी कार है यार, ये है एक जेन कार, ठीक है। जेन कार तुमने देखी होगी शायद अपने शहर में कहीं, तो है ना। तो ये दोनों गए एक गाँव में। अब क्या हुआ कि हाँ, अब इस बच्चे के बारे में बताता हूँ, है ना, कि लेकर बड़े सरदार का नाम मैगी आलू मांगे, है ना। सरदार जो गांव वाले हैं उनसे इस बच्चे ने इस सरदार का नाम लेकर बड़े सरदार का नाम मैगी आलू मांगे, ठीक है। तो उसने पहली चीज़ तो कर दी, ठीक है। अब उनके पास मैगी और आलू आ गए। अब वो वापस जाना है अपने पिंड में, पिंड मतलब अपने प्लेस पर, ठीक है। हमारे पंजाबी में पिंड बोलते हैं। तो अब ये लोग वापस जा रहे हैं अपने पिंड पर। तो इन लोगों ने चलाए गाने, है ना। अब भाई गाने कैसे लगाए इन लोगों ने, सीडी में लगाए गाने, ठीक है, ध्यान समझना, सीडी में लगाए गाने, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, अब गाने चले नहीं, कोई दिक्कत से गाने नहीं चल पाए, है ना। तो फिर इस बच्चे ने बोला सरदार जी से क्या, कि जेन कार फेंको। मतलब क्या हुआ कि जो सरदार जी थे ना वो उस सीडी को बाहर फेंक रहे थे। वो बोले कि अरे यार ये सीडी खराब है। बच्चा बोला ना जी ना, सीडी खराब नहीं है, सीडी खराब नहीं है भैया, सीडी तो सही है, आपकी जेन कार ही खराब है। तो उसने क्या बोला कि जेन कार फेंको सीडी को नहीं। क्या बोला, जेन कार फेंको सीडी को नहीं, सुनो पंजाबी, ठीक है। तो समझ रहे हो, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि ऐसे लोग बात कर रहे थे। अब भाई देखो वो गाने वाने तो चल नहीं रहे, तो भाई आपस में कुछ तो बात करनी पड़ेगी। अब बात क्या कर रहे थे, ये इस बच्चे को अपने पुरानी बात बता रहे थे, जब 1947 में हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था, उससे पहले की बात बता रहे थे। क्या कि है क्यों आई आज हांगकांग की ब्रिटनी। मतलब क्या हुआ था कि जब ये छोटे थे तब इनका याद है कि हांगकांग की ब्रिटनी आई थी। भाई क्या देखा यहाँ पे, है क्यों आई आज हांगकांग की ब्रिटनी। और सुनना, वो पता करती क्या थी हांगकांग की ब्रिटनी, ध्यान समझना, क्या कि वो प्लैटिनम और किलो भर सोना फ्री में ले गई। वो क्या करती थी कि इन लोगों से ना प्लैटिनम और किलो भर सोना किलो भर, है ना, फ्री में ले जाती थी, है ना। तो अगर तुम्हें इतनी सी चीज़ें याद पड़ रही है ना, तो तुम यहाँ से इस चीज़ को रख सकते हो, ठीक है। क्या है लिखा हुआ, है क्यों आई आज हांगकांग की ब्रिटनी, प्लैटिनम और किलो भर सोना फ्री में ले गई, ठीक है। मैंने भाई पूरी कोशिश करी है तुम्हें जल्दी से जल्दी समझा पाऊँ। अगर तुम्हें मेरी ट्रिक अच्छी नहीं लगती कहीं और से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हाँ ओके, अब यार देखो इसके कोई एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या, रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप ध्यान समझना, जब भी तुम जाओगे टॉप से बॉटम, है ना, तो तुम्हारा जो रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग पावर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने तुम्हें सिंपली यहाँ पे समझा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझना कि Li की जो रिएक्टिविटी हो सबसे ज़्यादा है और F की जो है वो सबसे कम है। सिंपल है, बढ़िया। चलो अच्छा अब बात करते हैं, हाँ देखो मेडल डिस्प्लेसमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मेडल डिस्प्लेसमेंट दूसरा एप्लीकेशन है कि लेट्स से लिखा Zn प्लस USO4 विल गिव यू ZnSO4 प्लस U। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा कैसे है बताता हूँ, समझना। Zn और Cu में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करा, Zn ने Cu को हटा दिया अपनी जगह से और उसकी जगह पे आ गया, राइट। अब हम जरा देखते हैं, है ना, Zn और Cu है, ठीक है, ध्यान समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ Zn कहाँ गया, ये Zn और Cu है हमारा, ये देखो Zn जो है वो ऊपर आता है Cu से, है ना, समझ में आ रही है ना। Zn ऊपर है भाई, क्योंकि हम
ऐसे जा रहे हैं, ये एक लाइन है और फिर उसके बाद यहाँ पे जा रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर Zn ऊपर है Cu से तो उसने भाई उसको रिप्लेस कर दिया, सिंपल है ना। बट एट द सेम टाइम Cu प्लस ZnSO4, क्या ये चीज़ होगी कि जो Cu है हमारा वो Zn को रिप्लेस कर दे? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज जो Cu है वो Zn से नीचे आता है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो फटाफट से, बहुत सही, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है और ये चीज़ पॉसिबल है, बात समझ में आ रही है ना जी। चलो बहुत सही, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं आपसे। हाँ ठीक है, अब देखो अभी तक बात हो रही थी भाई मेटल की डिस्प्लेसमेंट की। क्या हो रहा है भाई, क्या Zn और Cu दोनों मेटल हैं तो आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं मेटल्स, है ना। अब अगर यहाँ पे बात आ गई नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट, जैसे एग्जाम्पल ले कौन से नॉन मेटल होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टाइप के जो हैं, है ना। अब अगर इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कैसे होगा, जरा समझना कि जरा समझना क्या। अभी हमने क्या पढ़ा कि हाँ, जब भी ऐसा होता है कि मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो हम बोलते हैं कि टॉप से बॉटम डिक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान समझना, लेकिन जब नॉन मेटल की बात आती है तो हम बोलते हैं भाई टॉप से बॉटम जब आप जाओगे ना तो वो इंक्रीज करेगा। मतलब क्या समझा रहा हूँ क्या कि Cl2 प्लस Ki लिखा हुआ है, तो ये चीज़ जो है ना, सॉरी मैंने ये क्या लिखा हुआ है, सो सॉरी गाइस, यहाँ पे आएगा KCl, हाँ अब सही है। देखो क्या होगा कि जो Cl है ना वो K को रिप्लेस करेगा, Cl विल रिप्लेस K, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा KCl, सॉरी यहाँ पे नहीं, Cl विल रिप्लेस I, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई KCl और यहाँ पे I2 अलग से बच जाएगा। बट क्या कभी ऐसा होगा? अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ हुई क्यों, ज़रा समझना ये चीज़ हुई क्यों। बिकॉज यहाँ पर जो Cl है ना वो I से नीचे आता है, ऊपर नहीं आता, नीचे आता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट की, बात समझ में आ रही है? समझाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपका Cl है, Cl नीचे आता है किससे, I से, बात समझ में आ रही है ना। तो भाई जब भी हम नॉन मेटल की बात करते हैं तब ये कहानी चलती है ना, कि टॉप से बॉटम आप जाओगे तो भाई आपकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई क्या यहाँ पे होगा, ये चीज़ पॉसिबल है ना, तो आप बोलोगे नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जो Cl है ना वो ऊपर है और जो F है वो नीचे है। दिखा दूँ, देखो इधर देखो कहाँ गया, Cl ऊपर है और F नीचे है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? बहुत सही, है ना। चलो हम आगे बात करते हैं, और अब देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है बेसिकली हाँ ठीक है, अब इसमें होता क्या है समझना। ये एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर है भाई मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl, ठीक है। NaCl भाई नमक ही है तुम्हारा, नमक इसके अंदर मोल्टन और फ्यूज्ड है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाले 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड है PTA और ग्रेफाइट, किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। इनर्ट का मतलब क्या है भाई कि किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, PTA और ग्रेफाइट है, ठीक है। अब मैंने भाई यहाँ पे लगा दी बैटरी सिंपल सा, है ना। ये हो गया हमारा एनोड, ये हमारा हो गया कैथोड, ठीक है। अब देखो कैथोड पर क्या हो रहा है कि Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर Na में आ रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है कि Cl माइनस जो है वो टूट कर Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है। तो बात समझ में आ रही है? Cl माइनस जब टूट रहा है तो Cl2 और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, सिंपल, ठीक है। चलो अच्छा बात करते हैं हाँ, एक बार जब तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, हाँ समझना, ये तो तुम्हारा समझ में आ गई। हाँ अब देखो समझना कि एक बार अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया भाई, मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, देखते हैं क्या होता है ना। अगर एक बार तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया है ना, तो क्या होगा कि Na विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, है ना, यानी कि क्या इस पर जो है हमारा Na डिपॉजिट हो जाएगा, और Cl2 विल बी इवॉल्व एट एनोड, इस साइड पर Cl2 इवॉल्व होगी, ठीक है, राइट, ठीक है, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं आपसे, अब देखो ये बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक टेबल है जिसमें याद रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है, प्रोडक्ट एट एनोड और प्रोडक्ट एट कैथोड, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। देखो यार मैंने क्या करा है ना कि सुनना एक मिनट, हाँ ये जितने भी लिखे हुए हैं ना मैंने इनको अरेंज करा है अल्फ़ाबेटिकली। मतलब क्या है भैया, जरा समझना, है ना, AACHNN, है ना। तो बेसिकली तुम देख पा रहे हो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मैंने उसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूँ, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे AgNO3 में इलेक्ट्रोड है Ag, है ना। तो मैंने बेसिकली क्या करा है कि इन चीज़ों को भी असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अल्फ़ाबेटिकली मैंने इसको अरेंज करा है, ठीक है। पहली प्रायोरिटी ये है अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद ये है,
समझाता हूँ समझना। AgNO3 है, इलेक्ट्रोड Ag है, तो हमारा प्रोडक्ट एट एनोड ये बनेगा और प्रोडक्ट एट कैथोड ये बनेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, इस चीज़ को एज इट इज आप याद रख लेना यार। ठीक है, आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बट आई होप कि तुम इस चीज़ को याद रख सकते हो, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तुम कर सकते हो, है ना। और बाकी मैंने तुम्हारे लिए इसको थोड़ा सा ईजी कर दिया, इसको अल्फ़ाबेटिकली वो करके, ठीक है, सॉर्ट करके, है ना, ठीक है, कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, तो इसको तुम याद कर लेना। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस क्या होता है, R = रो L अपॉन A। ठीक है, यहाँ पे R है, रो है हमारा रेजिस्टिविटी, A है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L है हमारा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना। अरे भैया कौन से इलेक्ट्रोड, चलो समझना जरा। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, ये है हमारा क्या L। ठीक है, A क्या है हमारा, ये इसका जो एरिया है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे। अच्छा हम आगे बात करते हैं इसकी यूनिट है ओम। ठीक, और अब देखो बहुत सिंपल कि कंडक्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, है ना, इट इज़ बेसिकली इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, कि जैसे हमारा रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टेंस होता है। ठीक है, अब देखो समझना, है ना, G = A अपॉन रो L, है ना, तो जैसे कि R = रो L अपॉन A था, वैसे यहाँ पे G = A अपॉन रो L हो जाएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम सिर्फ, मुझे आज की डेट में मिला सिर्फ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, दैट्स इट, खत्म, मुझे ये सब फालतू बातें याद ही नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें बस याद होना चाहिए, यहाँ से तुम यहाँ जा सकते हो, है ना, बस तुम्हें याद रखने क्या, एक ये चीज़ याद रखो कि G = 1 अपॉन R। और एक बार समझना कि देखो हमारा यहाँ पे A अपॉन रो L तो है, लेकिन यहाँ पे K A अपॉन L कहाँ से आ गया, मैंने बोला कि भाई K को ना, आई मीन 1 अपॉन रो को मैं K लिख दूँ तो अपना ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K क्या है, K है हमारा कंडक्टिविटी, कहाँ लिखा है भैया आपने, ये देखो ये कंडक्टिविटी लिखा है, क्लियर है। कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और एक छोटी सी बात कि कंडक्टेंस की जो हमारी वो होती है यूनिट होती है, वो होती है MHO या फिर ओम इनवर्स या फिर उल्टा ओम। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब यहाँ से तुम K का निकाल सकते हो वैल्यू, है ना, कि K = GL अपॉन A, है ना, और फिर से यहाँ पे K = L अपॉन R है। ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे गया, बहुत सिंपल है यार, G को 1 अपॉन R पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम जा सकते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ इस चीज़ का याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। देखो सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से या फिर G स्टार से। सिग्मा = L अपॉन A, सिंपल L अपॉन A। ठीक, और ये है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बढ़िया। अच्छा हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, कुछ नहीं है, πm = K × 1000 अपॉन M। ठीक है, यहाँ पे M क्या है, हमारी मोलैरिटी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं कि पाई इक्विवेलेंट = K × 1000 अपॉन N। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, N क्या है, हमारा नॉर्मेलिटी। ठीक, अब इन दोनों में ना एक रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन होता है, क्या बोलते हैं अपना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी = मोलर कंडक्टिविटी अपॉन N। ठीक है, इसको तुम याद रख सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी आप डाइल्यूट करोगे, मतलब डाइल्यूशन इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। मतलब क्या, जब तुमने डाइल्यूशन करा, जब तुमने पानी डाला, है ना, तो भाई K की वैल्यू कम हो जाएगी, सिंपल। तुमने उसमें से पानी निकाल लिया तो K की वैल्यू बढ़ जाएगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जान सकते हो। ठीक है, अब फैराडे लॉ की बात करते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी समझना। देखो फैराडे लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, है ना, और यहाँ पे Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट, है ना, कितना चार्ज है तुम्हारा पास हो चुका है, सिंपल है, बढ़िया। अच्छा अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो W = ZQ हो जाएगा। Z क्या है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, समझना जरा ध्यान से मेरे भाई। हाँ, Z को मैं ये लिख रहा हूँ, मैंने कहा ओके जी। Q को मैं लिख रहा हूँ IT, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, अब देखो बहुत सिंपल है। देखो मैंने बोला आपको कि IT अपॉन F तो है ही। हाँ देखो अब हम इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझा दूँ क्या है। देखो I ये हमारा करंट, ठीक, T हमारा टाइम हो गया, F हमारा फैराडे हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं समझाता हूँ तुम्हें। F हमारा फैराडे हो गया, ठीक है, और N फैक्टर हो गया हमारा NF। ठीक, बहुत सिंपल है। N क्या है, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, और हमारा EQ आई मीन EW क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब तुम बेसिकली इन चीज़ों को याद रख सकते हो, हमारा काम बन जाएगा यार, है ना। देखो आई नो कि थोड़ा सा मैं तेज जा रहा हूँ, आई नो, बट आई होप कि अच्छा तुम कोप अप कर लोगे, है ना, बिकॉज ये एक रिवीजन वीडियो है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना, तो थोड़ा सा फास्ट समय जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ भाई देखो बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे JEE और नीट के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा हूँ मैं, N1 = N फैक्टर ऑफ 1 = N2 × N फैक्टर ऑफ 2, खत्म। ये दो सोल्यूशन के लिए है, मतलब
दो टाइप के लिए, है ना, कि n1 इंटू एन फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू n2 इंटू एन फैक्टर ऑफ 2। मैं फिर से ही बोल दूँ, ये एक रिवीजन वीडियो है, अगर तुमने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या, ट्रिक फॉर क्वेश्चन, है ना। एक जैसे कि मैं बेसिकली एक एग्जांपल ही है, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, तो समझना क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर Na प्लस और Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na दे रहा है, तो अगर जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, इसका मतलब क्या है कि एक फैरेड का चार्ज तुम्हारा इन्वॉल्व है इस रिएक्शन के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोलेगा हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, है ना, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए। बहुत आसान है, वो तुम्हें लिख के देगा। मैंने कहा ओके जी, Al3 प्लस से Al बन रहा है। मैंने कहा ठीक है, अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसे लिखेंगे, समझाता हूँ। मैंने बोला Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन में गिव Al, है ना। अब जरा समझना क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही फैरेड हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर भाई 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, इधर आओ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 3 फैरेड का चार्ज हमारा हो जाएगा, है ना। और एक फैरेड पर चार्ज कितना होता है मेरे बताओ। 1 फैरेड इक्वल टू कितना बोलो, 96500 कूलम, ठीक है। तो हमारा 3 फैरेड पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96500, है ना। तो यहाँ से आप चीज़ों को निकाल सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजिली, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आई होप। चलो आगे बात करते हैं फटाफट से। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई क्या बोलते हैं इसको, कोल रॉसेट लॉ, ठीक है। बहुत आसान है, जरा समझना। देखो कुछ नहीं है, तुम्हें एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है क्या, AX विल गिव यू X ऑफ दिस। छोड़ो, मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ, तुम्हें चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप, ठीक है। आओ दिखाता हूँ। हाँ देखो समझो, एक क्वेश्चन तुम्हें दी हुई है कि MgCl2 विल गिव यू Mg2 प्लस प्लस 2Cl, है ना, माइनस। तो मेरी बात तो समझ में आती है, हाँ जी। अब कोई बंदा बोल दे कि भैया आप मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल के बताओ। मोलर कंडक्टिविटी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो आप भैया मुझे मोलर कंडक्टिविटी इसकी निकाल के दिखाओ। बहुत आसान है, पहले तो मेरी रिएक्शन लिख लो। लिख लिया, मैंने कहा हाँ जी। अब सुनना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, देखो आ गया, प्लस वापस प्लस डाला, प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। खत्म हो गई कहानी यार। कितना बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो यार, बहुत बढ़िया। अब अगर आपने एक बार ये निकाल लिया तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो कुछ नहीं होता, उसमें केवल जो एक कोएफिशिएंट आया है ना, जो कोएफिशिएंट यहाँ पे आया है ये नहीं आएगा। मतलब क्या है कि सिर्फ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, दैट्स इट। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये यहाँ पे नहीं आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से जरा पढ़ लो उसको, कितना आसान है समझना। जो इसको साथ में देखते रहना, यहाँ से रेफरेंस लो और यहाँ पे समझ लो, जरा समझना, ठीक है। AX PY विल गिव यू दिस एंड दिस, ठीक है। कुछ नहीं है, इसका निकालना है तो भाई X ऐसे आ गया, फिर इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये आ गई, प्लस Y ऐसे आ गया, है ना, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे आ गई। सिंपल, ऐसे ही है। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, क्या निकालोगे, X और Y को भूल जाओ। अच्छा जी, जैसे हम यहाँ भूल गए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको कोएफिशिएंट नहीं आएंगे तो आपका डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AY प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BX, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी बात और है, क्या कि डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए यहाँ से, है ना। आपने पानी ज़्यादा बढ़ाया तो भाई मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो है ना, सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड दिस इलेक्ट्रोकेमिकल वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अब देखो बात क्या है कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर होते जा रहे हैं, है ना। अब मेरे को तुम नीचे कमेंट करो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और एक मेरे लिए हार्ट छोड़ सकते हो यार कमेंट के अंदर, है ना। जैसे कि मैं उसको पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार तुम्हारे भी ये चीज़ें काम आ रही है ना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखो इसके बाद तुम नीचे कमेंट करो कि तुम्हें कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए फटाफट काम करता हूँ, है ना। और इसके बाद हम एक लॉन्च करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज़, और जिसके अंदर मैं तुम्हें 30 क्वेश्चन के अंदर, ध्यान समझो, 30 क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें कम से कम आप पकड़ लो शायद 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। वो 30 जो होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे टच हो रहे होंगे, टच एंड इवन कवर भी हो रहे होंगे, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए लेट्स एंड दिस वीडियो, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।